हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर अन अमेजिंग चैनल एसआर एकेडमी। तो आज हम करेंगे क्लास 10 के साइंस का चैप्टर नंबर 5 लाइफ प्रोसेस। आज हम इस लाइफ प्रोसेस चैप्टर के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, जो भी हमारे मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। तो जो हमारे मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि किस किस कॉन्सेप्ट से हमारे इस चैप्टर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कुछ क्वेश्चंस हमारे यहाँ पे एमसीक्यू बेस्ड भी होंगे, कुछ हमारे इसमें डायग्रामेटिकली बेस्ड भी होंगे। तो आज हम सारे यहाँ पे अपने लाइफ प्रोसेस के क्वेश्चंस को कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास इसमें, सिक्रीशन ऑफ लेस सलाइवा इन माउथ विल अफेक्ट द कन्वर्जन ऑफ। देखो, जो हमारा सलाइवा है वो कहाँ से सिक्रीट होता है? माउथ से। कौन सी ग्लैंड से? सलाइवरी ग्लैंड से। माउथ में क्या प्रेजेंट होती है? सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है। अब वो सलाइवरी ग्लैंड से क्या सिक्रेट होता है? सलाइवा सिक्रेट होता है। ठीक है। अब जो सलाइवा है उसका काम क्या है? सलाइवा करता है तुम्हारे ब्रेक डाउन ऑफ स्टार्च, ब्रेक डाउन ऑफ स्टार्च। ठीक है। स्टार्च का ब्रेक डाउन करता है किसमें? इनटू सिंपल शुगर्स में। अब होगा क्या? इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है? अगर हमारे माउथ से जो सलाइवा का सिक्रेशन है वो कम हो जाएगा तो किस चीज के कन्वर्जन पे इफेक्ट पड़ेगा? तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास प्रोटीन्स ऑफ अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड, जो हमारे प्रोटीन है वो अमाइनो एसिड में चेंज होंगे नहीं, क्योंकि जो हमारा माउथ है उसके अंदर सिर्फ किसका ब्रेक डाउन होता है? स्टार्च का। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे हमारे पास एक रिएक्शन सी दे रखी है जिसमें बताया है कि ग्लूकोज किसमें चेंज हो रहा है? पायरुवेट प्लस एनर्जी में। देन वो पायरुवेट प्लस एनर्जी किसमें चेंज हो रही है? लैक्टिक एसिड और एनर्जी में। अब यहाँ पे हमारे पास ए और बी ब्लैंक दे रखा है, हमें इसमें ए और बी की वैल्यू लिखनी है। तो देखो, जो हमारा ग्लूकोज है वो पाइरुवेट से एनर्जी में कौन सी साइड पे चेंज होता है? कहाँ पे वो चेंज होता है? तो जब हमारा ग्लूकोज है वो पाइरुवेट और एनर्जी में कब कहाँ पे चेंज होता है? बॉडी के अंदर साइटोप्लाज्म वाले रीजन में। और वही पाइरुवेट और एनर्जी लैक्टिक एसिड और एनर्जी में तब बनता है जब वहां पे ऑक्सीजन की कमी होती है, लैक ऑफ ऑक्सीजन। और लैक ऑफ ऑक्सीजन किसमें देखने को मिलता है? मसल सेल्स में। यानी ऑप्शन नंबर बी में क्या जाएगा? ऑक्सीजन डेफिशिएंट मसल सेल्स। अब इसमें ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें ये दोनों नाम आ रहे हो? तो देखो, साइटोप्लाज्म बी में भी है, सी में भी है और डी में भी है, लेकिन बी वाला क्या है हमारा इसमें? वो है ऑक्सीजन डेफिशिएंट मसल सेल्स। तो बी ऑप्शन में है ऑक्सीजन रिच मसल सेल्स। सी में है हमारा ईस्ट सेल। ईस्ट सेल नहीं होगा क्योंकि वो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड जो डी ऑप्शन है वो क्या होगा? राइट आंसर, क्योंकि जो हमारा ग्लूकोज है वो साइटोप्लाज्म के अंदर पाइरुवेट में चेंज होता है और लैक्टिक एसिड एनर्जी के अंदर चेंज वो होता है ऑक्सीजन डिफिशिएंट मसल सेल्स में, जहां पे ऑक्सीजन की कमी होती है। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ द ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट की फंक्शनिंग से रिलेटेड हमारे पास यहाँ पे कुछ पॉइंट्स गिवन है, कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है, इसमें से हमें करेक्ट स्टेटमेंट को टिक करना है। तो देखो, फर्स्ट ऑप्शन में क्या बोला गया है? राइट एट्रियम रिसीव्स deoxygenated blood from different parts of the body and sends it to pulmonary vein। तो देखो, यहाँ पे हम डायग्राम बनाएंगे रफली कि जो हमारा हार्ट है उसमें चैम्बर्स कितने होते हैं? 4। ये होता है हमारा एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल। होता क्या है? लेफ्ट एट्रियम रिसीव करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। ठीक है। अब क्या बोल रखा है? राइट एट्रियम रिसीव्स deoxygenated blood from different parts of the body and send it to pulmonary veins। ठीक है। बी पार्ट में बोला गया है लेफ्ट एट्रियम सेंड्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू राइट वेंट्रिकल। जो हमारा लेफ्ट एट्रियम है
वो किसको ब्लड देता है? राइट वेंट्रिकल को। नहीं तो ऑप्शन नंबर बी हमारा गलत हो जाएगा। राइट एट्रियम रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी एंड सेंड इट टू द राइट वेंट्रिकल। देखो, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है उसमें बोला गया है कि जो राइट एट्रियम है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी से। तो ये वाली स्टेटमेंट यहाँ तक तो करेक्ट है, लेकिन उसके बाद बोला है, देखो, बॉडी से ब्लड आया, किस पे गया? राइट एट्रियम पे। तो राइट एट्रियम पे ब्लड जाने के बाद कहाँ जाना चाहिए था? राइट वेंट्रिकल पर, लेकिन वो कहाँ जा रहा है? पल्मोनरी वेन्स पे। तो ये ऑप्शन नंबर ए भी गलत हो गया। अब बारी आती है ऑप्शन नंबर सी की। तो उसमें कहा गया है कि जो राइट एट्रियम है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है बॉडी के पार्ट से और उसे कहाँ भेजता है? राइट वेंट्रिकल पर। तो ये वाली स्टेटमेंट हमारी ट्रू है, क्योंकि ब्लड आएगा बॉडी से, राइट एट्रियम पे जाएगा, फिर वो राइट एट्रियम ब्लड किसके अंदर भेजेगा? राइट वेंट्रिकल के अंदर। यानी ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। असर्शन रीजन का क्वेश्चन है हमारे पास। यहाँ पे क्या बोला गया? असर्शन में जाइलम टिश्यूज मूव्स वाटर एंड मिनरल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सॉइल बाय द रूट्स। तो जो हमारा जाइलम टिश्यू है वो क्या करता है? वाटर और मिनरल्स को मूव करता है सॉइल से, फ्रॉम द सॉइल बाय रूट्स, रूट्स के थ्रू। रीजन में दे रखा है कि जो जाइलम टिश्यू है इज ओनली फाउंड ऑन द रूट्स ऑफ अ प्लांट। तो देखो, जाइलम टिश्यू का काम तो यही है कि वो वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करे, यानी जो हमारा ऑप्शन असर्शन है वो तो ट्रू है। लेकिन जो रीजन दे रखा है कि जो जाइलम टिश्यू है सिर्फ प्लांट्स के रूट में पाया जाता है, ये क्या है? गलत। तो इसका ऑप्शन नंबर सी क्या होगा करेक्ट आंसर? क्योंकि इसमें लिखा है कि असर्शन जो है वो ट्रू है, लेकिन रीजन क्या है उसमें? फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। स्टेट वन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। हमें इन सबके एक एक रोल्स को बताने हैं कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में इनका क्या फंक्शन है। जिसमें फर्स्ट हमें दे रखा है क्या? डाइजेस्ट सॉरी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहाँ प्रेजेंट होता है? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टमक के अंदर प्रेजेंट होता है, जो एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है पेप्सिन एंजाइम के लिए और स्टमक में प्रेजेंट बैक्टीरियाज को किल करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड का वर्क क्रिएट्स एन एसिडिक मीडियम इन द स्टमक which facilitates the action of the enzyme pepsin, and it also kills germs present in the food. सेकंड है हमारे पास इसमें विलाय। विलाय कहाँ प्रेजेंट होता है? विलाय हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है जो सरफेस एरिया को बढ़ाती है ताकि ज्यादा से ज्यादा फूड का क्या हो सके? एब्जॉर्प्शन हो सके। तो यहाँ पे लिखेंगे विलाय के बारे में, लाइक प्रोजेक्शंस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन that increase the surface area for the absorption of digested food। ठीक है, अब थर्ड हमारे पास इसमें किसका पूछा गया है? एनल स्पिंचर का। तो देखो, जो एनल स्पिंचर है वो क्या करता है? वो अनडाइजेस्टेड वेस्ट जो भी हमारी बॉडी से रिलीज होता है रेक्टम से एनस में जाता है, वहां पे उसको कंट्रोल करता है। यानी थर्ड है हमारे पास इसमें एनल स्पिंचर
controls the release of undigested waste from the rectum through the anus. एंड लास्ट है हमारे पास इसमें, वो क्या है, लाइपेज। लाइपेज क्या है? लाइपेज एक हमारा एंजाइम है जो ब्रेक करता है फैट को फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में, जो बॉडी जिससे वो फैट को, देखो जो फैट है वो डायरेक्टली बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होता, तो ये जो लाइपेज एंजाइम है वो क्या करता है, उस फैट को ब्रेक डाउन करता है और उसे फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में चेंज करता है ताकि उसे बॉडी एब्जॉर्ब कर सके। एन एंजाइम that breaks down fats into fatty acids and glycerol, which can then be absorbed by the body. Question number 6. Why is respiratory pigment needed in multicellular organism with large body sizes? देखो ये बोला गया है कि क्यों रेस्पिरेटरी पिगमेंट की जरूरत होती है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को जिनकी लार्ज बॉडीज होती हैं। तो रीजन ये है कि रेस्पिरेटरी पिगमेंट की नीड इस वजह से होती है क्योंकि जो हमारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है वहां पे डिफ्यूजन जो प्रोसेस है वो इनफ नहीं होता ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक सेल से पूरी बॉडी तक। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फर्स्ट का आंसर बिकॉज सिंपल डिफ्यूजन इज नॉट इनफ टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी। सेकेंड पार्ट में हमें गिव रीजंस देने हैं। तो उसमें फर्स्ट पार्ट में क्या बोला गया, उसके ए पार्ट में रिंग्स ऑफ कार्टिलेज आर प्रेजेंट इन द थ्रोट। जो हमारा रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, थ्रोट पे यानी गले में। तो उनका क्या रीजन है, क्यों वहां पे वो प्रेजेंट होते हैं? तो सबसे पहले देखो, जो हमारे रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होते हैं वो जब थ्रोट पे प्रेजेंट होते हैं वो बचाते हैं उस थ्रोट यानी ट्रैकिया वाले रीजन को कोलैप्स होने से यानी पिचकने से। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू प्रिवेंट देम, टू प्रिवेंट द ट्रैकिया, जिसको हम विंड पाइप भी बोलते हैं, फ्रॉम कोलैप्सिंग। बी पार्ट में हमसे पूछा गया है लंग्स ऑलवेज कंटेन अ रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर। लंग्स के अंदर हमेशा रेजिडुअल वॉल्यूम प्रेजेंट होती है, क्यों? क्योंकि ये जो रेजिडुअल वॉल्यूम है ये क्या करती है, वो क्या करेगी, जो भी हमारे लंग्स है उसको कोलैप्स पिचकने से बचाएगी और साथ ही साथ उसमें कंटिन्यूअसली गैसेस का एक्सचेंज होता रहे। इस वजह से हमारे लंग्स के अंदर रेजिडुअल वॉल्यूम जो एयर की है वो प्रेजेंट रहती है। तो इसका बी का आंसर क्या होगा, टू प्रिवेंट देम फ्रॉम कोलैप्सिंग एंड टू फैसिलिटेट continuous gas exchange।
सी पार्ट में पूछा गया है द डायफ्राम फ्लैटेंस एंड रिब्स आर लिफ्टेड अप व्हेन वी ब्रीथ इन। जब हम सांस लेते हैं तो जो हमारा डायफ्राम है वो फ्लैट हो जाता है और जो हमारी रिब्स है वो ऊपर उठ जाती हैं, ऊपर की तरफ लेफ्ट अप हो जाती है। उसका रीजन क्या है? तो देखो, उसका रीजन ये है कि जब हमारा ब्रीथ इन करते हैं तो उस कंडीशन में हमें सांस लेनी होती, ज्यादा से ज्यादा वॉल्यूम को हम अपने लंग्स के अंदर फिल कर सके। तो जब ब्रीथ इन की जाती है तो इसी वजह से डायफ्राम हमारा फ्लैट हो जाता है, रिब्स ऊपर की तरफ लिफ्ट अप हो जाते हैं ताकि चेस्ट कैविटी का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो सके। फॉर इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द चेस्ट कैविटी। डी पार्ट में क्या बोला गया है? वॉल्स ऑफ एल्वेलाई कंटेन एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स। तो जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं, जो मतलब जो एल्वेलाई होती है लंग्स के अंदर, उसकी वॉल्स में बहुत सारी ब्लड वेसल्स का नेटवर्क पाया जाता है। क्यों? क्योंकि उसी नेटवर्क के थ्रू जो हमारे गैसेस एक्सचेंज है वो होते हैं। टू फैसिलिटेट एफिशिएंट गैस एक्सचेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, क्वेश्चन नंबर 7। फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द लीव्स एंड द फूड प्रिपेयर्ड बाय इट रीचेस अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। जो हमारी फोटोसिंथेसिस होती है प्लांट्स में, लीव्स के अंदर, वहां पे हमारी फूड प्रिपेयर होता है, यानी प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं और उस प्लांट के अंदर प्रिपेयर फूड को प्लांट्स के डिफरेंट डिफरेंट बॉडी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाया जाता है। तो हमें इसमें जो प्रोसेस इन्वॉल्व हुआ है वो बताना है और उसको एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो प्रोसेस है वो क्या है? ट्रांसलोकेशन। क्योंकि फूड हमारा प्रिपेयर होने के बाद उसको हम एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक लेकर के जा रहे हैं। तो द प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। अब ये ट्रांसलोकेशन होता है क्या है? देखो, ट्रांसलोकेशन के थ्रू हम फूड को क्या करते हैं, जैसे कि सुक्रोज हो गया प्लांट्स के अंदर, और जो हमारे ट्रांसपोर्ट होगा वो लीफ से होगा और प्लांट के अदर पार्ट्स तक, जिससे उसे एनर्जी मिले ग्रोथ और स्टोरेज के लिए। अब ये जो हमारा मूवमेंट होता है वो पर्टिकुलर एक वेस्कुलर सिस्टम के थ्रू होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? फ्लोएम। क्योंकि जाइलम से तो वाटर और मिनरल ट्रांसफर होता है, तो जो हमारा फ्लोएम है वो फूड के ट्रांसलोकेशन में हेल्प करता है। अब इस प्रोसेस के लिए यहाँ पे एक प्रेशर लगता है जिसको हम सक्शन प्रेशर भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ट्रांसलोकेशन के बारे में कि ट्रांसलोकेशन इज द प्रोसेस बाय विच द फूड primarily in the form of sucrose is transported from the leaves। एक चीज और, लीफ हमारी क्या है? द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी वो साइट जहाँ पे फोटोसिंथेसिस परफॉर्म होती है वो कौन सी है? वो है प्लांट के अंदर लीफ। अब जो ट्रांसपोर्टेड होगा लीफ से टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, वेयर इट इज नीडेड फॉर एनर्जी ग्रोथ और स्टोरेज। दिस मूवमेंट occurs through
A specialized vascular system या vascular tissue called the phloem. Question number 8, human digestive system. ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इज अ ट्यूब रनिंग फ्रॉम माउथ टू एनस। देखो क्या बोला गया है, जो हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है वो क्या है, एक हमारी ट्यूब है जो माउथ से लेके एनस तक रन करती है। इट्स मेन फंक्शन इज टू ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द फूड। इसका जो मेन फंक्शन है वो क्या है, ये ब्रेक डाउन करता है कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को जो फूड के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ताकि उसको एब्जॉर्ब कर सके हमारी बॉडी। उसको ब्रेक डाउन करने से होता है क्या है, वो छोटे छोटे स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन हो जाते हैं, जिससे बॉडी से एब्जॉर्ब कर पाती है। दीज मॉलिक्यूल्स आर एब्जॉर्ब्ड अक्रॉस द वॉल्स ऑफ द ट्यूब। ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये इसी पूरी ट्यूब की वॉल्स के थ्रू एब्जॉर्ब किए जाते हैं, और जो हमारा एब्जॉर्ब फूड है वो बॉडी की हर एक सेल से होते हुए डिफरेंट बॉडी पार्ट तक पहुंचता है, जहाँ पे उसको उसको यूज किया जाता है, और उससे क्या मिलती है, हमें एनर्जी मिलती है। अब इसमें क्वेश्चंस क्या पुट किए गए हैं, देखो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, नेम दी ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द बकल कैविटी। हमें बताना है कि बकल कैविटी में हमारी कौन सी ग्लैंड प्रेजेंट है। राइट दी कंपोनेंट्स ऑफ फूड ऑन विच द सिक्रीशन ऑफ दिस ग्लैंड्स एक्ट अपॉन। यानी हमें ये भी बताना है कि वो कौन सा फूड का कंपोनेंट है जिसमें ये बकल कैविटी में प्रेजेंट ग्लैंड अपनी सिक्रीशन करती है। तो सबसे पहले ग्लैंड का नाम लिखेंगे। तो जो हमारी इसमें ग्लैंड प्रेजेंट है वो कौन सी है, सलाइवरी ग्लैंड। और ये सलाइवरी ग्लैंड क्या करती है, सलाइवरी ग्लैंड सिक्रीट करती है सलाइवा को, जो फूड के अंदर प्रेजेंट कार्बोहाइड्रेट के ऊपर वर्क करता है। ठीक है, एक्स अपॉन कार्बोहाइड्रेट, उस कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करेगा सिंपल शुगर में। बी पार्ट में हमसे पूछा गया है, टू ऑर्गन्स हैव अ स्पिंचर मसल्स एट देयर एग्जिट, नेम देम। नेम देम, हमें डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे पास दो ऐसे ऑर्गन्स हैं जिनमें स्पिंचर प्रेजेंट होते हैं, हमें उनका नाम बताना है। देखो जो स्पिंचर होते हैं ना, जैसे मानो ये हमारी एक ट्यूब है, इस ट्यूब में स्पिंचर का काम क्या होता है, ये एज अ डोर की तरह काम करते हैं। जैसे दरवाजा नहीं हम ओपन और क्लोज करते हैं, तो हम कुछ ही लोग अंदर आएंगे कुछ ही लोग बाहर जाएंगे, उसी तरीके से हमारे इस पूरी ह्यूमन डाइजेस्टिव ट्यूब के अंदर भी हमारे स्पिंचर प्रेजेंट होते हैं, और वो पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में ऐसे दो ऑर्गन्स हैं जिनके पास से स्पिंचर प्रेजेंट होते हैं। तो फर्स्ट है हमारा स्टमक, जिसमें हम उसमें प्रेजेंट स्पिंचर को हम क्या बोलते हैं, पाइलोरिक स्पिंचर। और सेकंड है हमारा इसमें एनस वाला रीजन, और उस स्पिंचर को बोलते हैं एनल स्पिंचर। सी है हमारे पास, व्हाट विल हैपन, क्या होगा अगर, फर्स्ट पोर्शन है हमारा इसमें, म्यूकस इज नॉट सिक्रेटेड बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। अगर हमारा म्यूकस सिक्रेट नहीं होगा गैस्ट्रिक ग्लैंड से तो क्या होगा, देखो जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है वो हमारी स्टमक रीजन में प्रेजेंट है। अगर हमारा गैस्ट्रिक ग्लैंड स्टमक रीजन में प्रेजेंट है, यानी इसका क्या काम है, अंदर से HCl को रिलीज कराना। अब HCl अगर स्टमक में रिलीज होगा तो HCl जो है स्टमक को हार्म भी पहुंचाएगा, हमारा पेट जो है वो भी खराब होगा। तो उससे बचाने के लिए किसका यूज क्या प्रेजेंट होता है हमारे स्टमक में, म्यूकस। और अगर वो म्यूकस नहीं होगा तो इससे क्या होगा, हमारा स्टमक जो है उसकी इनर लाइनिंग खराब हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, इफ म्यूकस इज नॉट secreted by the gastric glands, the inner lining of the stomach will not be
protected from the highly acidic hydrochloric acid. This could lead to the this could lead to the formation of ulcers in the stomach. सेकेंड है हमारे पास इसमें विलाई आर एब्सेंट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। अगर विलाई एब्सेंट होगी स्मॉल इंटेस्टाइन में तो देखो विलाई का काम क्या होता है। विलाई जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती है वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है जो सरफेस एरिया को इंक्रीज करती है ताकि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में ज्यादा से ज्यादा फूड का जो कंपोनेंट है उसको एब्जॉर्ब करा जा सके। अब अगर हमारी विलाई ही एब्सेंट होगी स्मॉल इंटेस्टाइन में तो हमारा जो फूड का एब्जॉर्प्शन है वो भी नहीं होगा। तो यहाँ पे हम इसको भी एक्सप्लेन करके लिखेंगे। इफ विलाई इज नॉट प्रेजेंट या फिर विलाई एब्सेंट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड would be significantly reduced and this would lead to be poor absorption of nutrients and the body would not get enough energy। ठीक है देखो जब फूड का ही एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो हमें एनर्जी कहाँ से मिलेगी। इसी वजह से जो विलाई है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डाइजेस्टिव सिस्टम में क्योंकि हमारा मोस्टली जो फूड का एब्जॉर्प्शन है वो कहाँ पर होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। सिर्फ लार्ज इंटेस्टाइन में हमारे वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। अब इसमें हमारे पास सी के दो ऑप्शन थे तो सेकेंड पार्ट में क्या पूछा गया है bile juice does not contain any enzyme yet it has important role in digestion justify the statement। जो हमारा बाइल जूस है उसमें कोई एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता लेकिन वो हमारा डाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों हमें इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है। तो देखो जो हमारा बाइल जूस है उसमें हमारा डाइजेस्टिव एंजाइम तो नहीं है लेकिन इसके दो फंक्शन है। ये हमारा एक मेन फंक्शन ये है ये बॉडी के अंदर इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट में हेल्प करता है यानी जो फैट के लार्जर लार्जर ग्लोब्यूल्स है ठीक है उसको ब्रेक डाउन किस में करता है स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में। ये किसके हैं फैट ग्लोब्यूल्स हैं। उन लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में चेंज करने का काम किसका है बाइल जूस का। तो अब एक तो मेन फंक्शन इसका ये हो गया। दूसरा ये एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करता है। कौन सा मीडियम एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करेगा। अब इस एल्कलाइन मीडियम से क्या होगा देखो जो हमारा फूड स्टमक से आ रहा है वो कैसा मीडियम है एसिडिक मीडियम है क्योंकि वहां पे HCl प्रेजेंट है। अब जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है उसको वर्क करना है एल्कलाइन मीडियम पे क्योंकि वो एसिडिक मीडियम पे तो वर्क करेगा नहीं तो उस वो फूड के मीडियम को चेंज करने का काम एल्कलाइन में वो किसका है बाइल जूस का।
नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। समटाइम्स, देखो नाइन्थ के ए पार्ट में का ए पार्ट जो है, नाइन्थ के दो पार्ट्स होंगे। इसमें ए का जो फर्स्ट का पार्ट है, समटाइम्स वाइल रनिंग द एथलीट सफर फ्रॉम मसल क्रैम्प्स बाय। जो हमारे एथलीट्स हैं जब वो रनिंग करते हैं तो वो क्या होता है, रनिंग के दौरान उनके मसल्स में क्रैम्प्स आने लगते हैं, क्यों एंड हाउ इज द रेस्पिरेशन इन द केस डिफरेंट फ्रॉम एरोबिक रेस्पिरेशन, और किस तरीके से यहाँ पर होने वाला जो रेस्पिरेशन है वो एरोबिक रेस्पिरेशन से डिफरेंट है। तो देखो, जो हमारे एथलीट्स होते हैं उनकी मसल्स में क्रैम्प क्यों आते हैं, ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, क्योंकि वहां पे किसकी फॉर्मेशन होती है, लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन होती है। अब देखो यहाँ पे होगा क्या, ये जो रेस्पिरेशन है वो एक एनएरोबिक रेस्पिरेशन का पार्ट है, जिसमें हमने पढ़ा था एक्यूमुलेशन ऑफ, पहले यहाँ पे लिखते हैं एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड इन देयर मसल्स। अब जो हमारा एनएरोबिक रेस्पिरेशन था उसमें हमारे पास दो कंडीशन थी। पहली कंडीशन क्या, कि वहां पे O2 क्या है, एब्सेंट है, यानी O2 प्रेजेंट ही नहीं है। लेकिन एक कंडीशन थी लैक ऑफ ऑक्सीजन की, यानी ऑक्सीजन तो है लेकिन कम अमाउंट में। तो लैक ऑफ ऑक्सीजन के कंडीशन में ही बॉडी के अंदर किसकी फॉर्मेशन होती है, हमारी लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन होती है। अब जो हमारा ये एरोबिक रेस्पिरेशन है वो किस तरीके से इस एनारोबिक रेस्पिरेशन से डिफर है, तो देखो एरोबिक रेस्पिरेशन में यहाँ पे अगर हम देखें, जो हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन है इसमें हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, और इसमें जो है हमारी जो एटीपी की फॉर्मेशन है वो कम अमाउंट में होती है, प्रोड्यूस स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी। और वही जो एरोबिक रेस्पिरेशन है उसमें हमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन देखने को मिलेगी। अब इसमें एंड प्रोडक्ट क्या होता है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन में हमारा जो ये मसल्स वाला केस है, लैक ऑफ ऑक्सीजन का केस है, इसमें एंड प्रोडक्ट हमारा क्या होगा, लैक्टिक एसिड। अब इसके बी पार्ट में पूछा गया है, राइट द अदर नेम गिवन टू लिम्फ एंड स्टेट इट्स टू फंक्शन। लिम्फ का दूसरा नाम बताना है और उसके दो फंक्शन बताने हैं। तो जो अदर नेम है वो क्या है, टिश्यू फ्लूइड, या फिर हम इसे दूसरे नाम से भी बोलते हैं वो है इंटेस्टाइनल या इंटरस्टिशियल, सॉरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड। अब हमसे इसके क्या पूछे गए हैं, दो फंक्शन। तो पहला फंक्शन क्या है, ये ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, यानी ये क्या काम करेगा, ट्रांसपोर्ट का काम करेगा। किस चीज के ट्रांसपोर्ट, डाइजेस्टेड फैट्स एंड फैट सोल्यूबल विटामिन फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू द ब्लड। और सेकंड काम है इसका लिम्फ का, वो है इम्यूनिटी से रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, इट कैरीज वाइट ब्लड सेल्स विच हेल्प इन फाइटिंग हेल्प इन फाइटिंग इन्फेक्शंस एंड डिजीजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास नाइन्थ क्वेश्चन का बी पार्ट, लिस्ट द प्रोसेस लिस्ट द इवेंट्स दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द प्रॉपर सीक्वेंस। हमें इवेंट्स बताने हैं जो फोटोसिंथेसिस के अंदर होते हैं पर्टिकुलर सीक्वेंस में। तो देखो, जो हमारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, सबसे पहले क्या होता है इसमें, एब्जॉर्प्शन होगा लाइट एनर्जी का, किसमें, क्लोरोफिल में। और वो लाइट एनर्जी कौन सी है, जो हमें सनलाइट से मिलेगी।
यानी फर्स्ट होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय द क्लोरोफिल। अब ये जो क्लोरोफिल क्या है, क्लोरोफिल हमारा एक ग्रीन कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है प्लांट्स के अंदर। देन क्या होगा, ये जो हमारी लाइट एनर्जी क्लोरोफिल के थ्रू एब्जॉर्ब की गई है उसको हम कन्वर्ट करेंगे केमिकल एनर्जी में, यानी कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। अब जब हमारी लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज हो जाएगी तो उस केमिकल एनर्जी के थ्रू जो हमारे वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे सॉइल में उसको हम स्प्लिट कर देंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। एंड लास्ट हमारे पास इवेंट क्या होगा, जो हम कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं इन्वायरमेंट से उसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा, जिससे किसकी फॉर्मेशन होगी, कार्बोहाइड्रेट्स की। तो ये सारे इवेंट्स होंगे जब हमारे फोटोसिंथेसिस का क्या होगा, प्रोसेस होगा। और हमें इसे इसी सीक्वेंस में याद करना है। ऐसे नहीं कर देना कि पहले लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया उसके बाद हमने लाइट एनर्जी को बाहर से एब्जॉर्ब किया है। तो ये पर्टिकुलर एक सीक्वेंस में ही पूरा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें बोला गया है हाउ डज पैरामीशियम ऑब्टेन इट्स फूड। पैरामीशियम किस तरीके से अपने फूड को ऑब्टेन करता है, हमें वो बताना है। तो हम देखेंगे कि जो पैरामीशियम है वो एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है और वो एक प्रोसेस होता है जैसे अमीबा में, और हमारा जो पैरामीशियम है इनमें होता है हमारा फेगोसाइटोसिस। ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू जो हमारा पैरामीशियम है वो अपने फूड को ऑब्टेन करता है। अब होगा क्या, देखो जो हमारा पैरामीशियम है, पैरामीशियम में बहुत सारे क्या होते हैं, सीलियास प्रेजेंट होते हैं। तो ये सीलिया क्या करते हैं, यही सीलिया पैरामीशियम की मूवमेंट में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे द पैरामीशियम uses to cilia to sweep food particles जैसे हमारा बैक्टीरिया और एल्गी में होता है, सच एस बैक्टीरिया एंड एल्गी। ठीक है, और ये फूड अलोंग विथ वाटर, वाटर के साथ इनटू इट्स ओरल ग्रो। अब ये ओरल ग्रुप क्या है, देखो ये जो यहाँ पे हमारी छोटी सी कैविटी बन रही है इसी को हम बोलते हैं ओरल ग्रुप या फिर गलेट। तो ये जो पैरामीशियम के ऊपर सीलियास प्रेजेंट होते हैं, ये सीलिया क्या करते हैं, फूड पार्टिकल्स को इसी ओरल ग्रुप के अंदर लेके जाते हैं, जहाँ पे ये जो ओरल ग्रुव है उसमें ये जो फूड वैक्यूल बन रहा है इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट होते हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट होने की वजह से
फूड का ब्रेक डाउन होता है, देन वो उस पैरामीशियम में प्रेजेंट साइटोप्लाज्म के थ्रू एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, और जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो पैरामीशियम के एनल पोर से बाहर बॉडी से रिमूव आउट हो जाता है। अब सेकंड है, हमसे इसमें पूछा गया है लिस्ट द रोल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम। तो देखो, ऑलरेडी हाइड्रोक्लोरिक एसिड का हम पढ़ चुके हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है ताकि पेप्सिन जो है उस पे वर्क कर सके, और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे स्टमक में प्रेजेंट होता है। तो हम यहाँ पे ट्रिप्सिन के फंक्शन से बात करेंगे। तो बी में है हमारा इसमें ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या है, ट्रिप्सिन हमारा एक एंजाइम है जो डाइजेस्ट करेगा प्रोटीन को और उसको ब्रेक डाउन कर देगा किसमें, छोटे छोटे प्रोटीन के पार्टिकल्स यानी अमाइनो एसिड्स में। यहाँ पे लिखेंगे ट्रिप्सिन इज अ प्रोटीएज एंजाइम। प्रोटीएज एंजाइम का मतलब ये है कि ये ऐसा एंजाइम है जो किस पे वर्क करेगा, प्रोटीन पे, दैट डाइजेस्ट्स प्रोटीन इनटू स्मॉलर पेप्टाइड्स एंड अमाइनो एसिड्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। सी है हमारे पास मस्कुलर वॉल्स ऑफ द स्टमक। जो स्टमक के अंदर मस्कुलर वॉल्स है उनका क्या काम है, तो ये जो हमारी मस्कुलर वॉल्स प्रेजेंट होती है स्टमक में, ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती है जिससे हमारा फूड क्या होता है, वो गैस्ट्रिक जूस के साथ इक्वली मिक्सड अप हो जाता है। यानी सी है हमारे पास मस्कुलर वॉल का फंक्शन। तो द मस्कुलर वॉल्स ऑफ द स्टमक कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू चर्न द फूड, फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए, एंड मिक्स इट थ्रूली with the gastric juices। लास्ट है हमारे पास इसमें सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज ऐसा एंजाइम है जो हमारा सलाइवरी ग्लैंड से प्रेजेंट, सलाइवरी ग्लैंड से रिलीज सलाइवा में प्रेजेंट होता है। ये कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में हेल्प करता है। यानी डी, सलाइवरी अमाइलेज is an enzyme present in saliva that begins the digestion of carbohydrates इन द माउथ। माउथ में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, और ये जो हमारा सलाइवरी अमाइलेज है ये ब्रेक करेगा, इट ब्रेक्स डाउन कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स such as starch into simpler sugars। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट विल हैपन इफ ए पार्ट में हमसे पूछा गया है जाइलम टिश्यू इन अ प्लांट इज रिमूव्ड। क्या होगा अगर हम प्लांट में से जाइलम टिश्यू को रिमूव करेंगे। तो देखो, जाइलम टिश्यू का मेन फंक्शन होता है वाटर एंड मिनरल्स के ट्रांसपोर्टेशन का प्लांट्स के अंदर। अगर हम प्लांट में से जाइलम के जो वस्कुलर टिश्यू है उसको रिमूव कर देंगे तो प्लांट में से जो हमारा
वाटर और मिनरल है वो क्या होगा, वो ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा, जिससे जो प्लांट है वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। यानी जो हमारा जाइलम टिश्यू है, द जाइलम टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग वाटर and dissolved minerals from the रूट से रेस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट और रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द प्लांट पे। अब अगर इसमें जाइलम को हम रिमूव कर देंगे, यानी विदाउट द जाइलम द प्लांट कैन नॉट गेट द नेसेसरी वाटर एंड मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स टू सरवाइव। उनको सरवाइव करने के लिए वाटर और न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, एंड उसकी वजह से जो प्लांट है उनकी क्या हो जाएगी, डेथ, लीडिंग टू इट्स डेथ। अब इसी तरीके से बी पार्ट में पूछा गया है, वी आर इंजर्ड एंड स्टार्ट ब्लीडिंग, हमारे चोट लग गई और हमारी ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, तो उस कंडीशन में क्या होगा। देखो, जो हमारी बॉडी है, बॉडी के अंदर एक होम्योस्टेटिस प्रोसेस होता है, वो एक्टिवेट हो जाता है ताकि ब्लीडिंग को हम क्या कर सके, स्टॉप कर सके, और इंजरी को क्या कर सके, हील कर सके। ठीक है, तो जब भी हमारी बॉडी के अंदर किसी भी तरीके की कोई चोट लगती है या ब्लीडिंग वगैरह होती है, तो उस कंडीशन में बॉडी के अंदर प्रेजेंट होम्योस्टेटिस प्रोसेस अपने आप एक्टिवेट हो जाता है, जिससे हमारी ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगी। द बॉडीज हीमोस्टेसिस process will activate to stop the bleeding and begin the healing process, और healing process क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। Question number 12. Explain in brief two ways by which leaves of a plant help in excretion. हमें दो ways बताने हैं जिसके थ्रू हम एक्सप्लेन कर सके जो प्लांट है उनके अंदर एक्सक्रीशन होता है, किसके थ्रू, लीव्स के थ्रू। तो देखो, जो हमारा लीव्स है वो हेल्प करते हैं प्लांट को एक्सक्रीशन करने में। दो वेज कौन से हैं, पहला है इसमें ट्रांसपीरेशन और दूसरा है शेडिंग ऑफ लीव्स। ट्रांसपीरेशन के प्रोसेस में क्या होगा, ट्रांसपीरेशन में जो प्लांट है अपने पार्ट से क्या रिमूव करने लगेंगे, वाटर को। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्लांट एक्सक्रीट, जो भी इसमें एक्सेस ऑफ वाटर है, एक्सेस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर थ्रू द स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन दी लीव्स। जो लीव्स में स्टोमेटा प्रेजेंट है उनके थ्रू जो प्लांट है वो एक्सेस वाटर को रिमूव कर देते हैं, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, ट्रांसपिरेशन। और दूसरा है एक्सक्रीशन के लिए इसमें शेडिंग ऑफ लीव्स, पत्तियों का झड़ जाना। अब होगा क्या, जो प्लांट्स हैं वो स्टोर करते हैं वेस्ट प्रोडक्ट को, उनके ओल्ड लीव्स में जो पुरानी पत्तियां हो जाती हैं, जैसे ही वो पत्तियां हमारी येलो होती हैं वो नीचे फॉल ऑफ हो जाएंगी, गिर जाएंगी, और जो हमारा वेस्ट मटेरियल है वो प्लांट से उसी लीव्स के थ्रू रिमूव आउट हो जाएगा। यानी प्लांट्स स्टोर वेस्ट प्रोडक्ट्स इन देयर ओल्ड लीव्स
when these leaves turn yellow and fall off, the waste materials are removed from the plant along with them. यानी जो हमारी पत्तियां हैं जैसे ही प्लांट से झड़ जाएंगी तो उससे जो हमारी प्लांट का वेस्ट प्रोडक्ट है वो भी अपने आप रिमूव हो जाएगा। तो ये दो वेज है जिससे प्लांट के अंदर क्या देखने को मिलता है, एक्सक्रीशन बाय लीव्स। Question number 13. Write one specific function of each of the following organs in relation to excretion in human beings. Human beings के अंदर जो excretion होता है उससे related हमारे पास यहाँ पे organs present है और हमें उनका एक एक function लिखना है। तो जैसे first हमारे पास इसमें renal artery, वो आर्टरी जो किडनी से निकलेगी उसको हम बोलते हैं रीनल आर्टरी। इसका मेन पर्पस क्या है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कंटेन करती है जिसमें नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट प्रेजेंट होता है, यानी कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड कंटेनिंग नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स टू द किडनीज फॉर फिल्ट्रेशन। सेकेंड है हमारे पास इसमें यूरेथ्रा। यूरेथ्रा क्या है, यूरेथ्रा हमारी एक ट्यूब थी जो यूरिन को कैरी करती है यूरिनरी ब्लैडर से और बॉडी से बाहर रिमूव आउट करती है, यानी अ ट्यूब दैट कैरीज यूरिन फ्रॉम द urinary bladder to the outside of the body। अगर यहाँ पे हम डायग्राम ड्रॉ करें एक रफली तो वो कुछ इस तरीके से होगा। ये मानो हमारी किडनी है, इस किडनी से क्या निकल के आ रही है, हमारी यूरेटर्स, और यहाँ पे हमारा क्या प्रेजेंट है, ब्लैडर। ये जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर है वहीं पे हमारी एक पतली सी ट्यूब होती है जिसे हम बोलते हैं यूरेथ्रा, जो यूरिन को कैरी करती है यूरिनरी ब्लैडर से और बॉडी से बाहर रिमूव आउट कर देगी। अब थर्ड है हमारे पास इसमें ग्लोमेरुलस। तो ग्लोमेरुलस किसका पार्ट है, नेफ्रॉन का पार्ट है, यानी अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, अ network of capillaries where the blood is filtered, जहाँ पे ब्लड हमारा फिल्टर्ड होता है टू फॉर्म यूरिन, यूरिन की फॉर्मेशन के लिए। एंड लास्ट है हमारे पास इसमें ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। फोर्थ है ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। तो जो हमारा नेफ्रॉन को ट्यूबुलर पार्ट है वो कौन सा है, वो है हमारा इसमें कलेक्टिंग डक्ट वगैरह। वो क्या करते हैं, वो दोबारा से रीएब्सॉर्ब करते हैं हमारे उसमें प्रेजेंट सारे ग्लूकोज को और अमाइनो एसिड्स को, रीएब्सॉर्ब्स यूजफुल सब्सटेंसेस लाइक ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, salts and water back into the blood from the filtrate। यानी रीअब्जॉर्प्शन का काम किसका है, नेफ्रॉन में प्रेजेंट ट्यूबुलर
पार्ट का। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है फर्स्ट पार्ट में, व्हाट इज डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन क्या है? तो देखो, सबसे पहले जो हमारा डबल सर्कुलेशन है वो ह्यूमन बींग्स के अंदर होता है, जिसमें जो हमारा ब्लड है वो 2 बार सर्कुलेट करता है, ठीक है। यानी हार्ट के अंदर अगर 2 बार सर्कुलेट करेगा ब्लड तो उसे हम क्या बोलते हैं? डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। अब इसमें 2 सर्कुलेशन कौन से हैं? पहले सर्कुलेशन को हम बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन, यानी वो सर्कुलेशन जो लंग्स के थ्रू हो रहा है, और दूसरे को हम बोलते हैं सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, जिसमें जो हमारा ब्लड है वो हार्ट से कहाँ जाता है? बॉडी पे। देखो, मानो दिस वन इज लंग्स, ये है हमारा हार्ट, और ये है हमारी यहाँ पे बॉडी। दिस वन बॉडी। तो लंग्स से ब्लड हार्ट पे आया, देन हार्ट से दोबारा लंग्स पे जाता है। वो किस तरीके से? पहले लंग्स से ब्लड हार्ट पे आएगा, देन हार्ट से बॉडी पे जाएगा, बॉडी से वो हार्ट पर आएगा, फिर वो हार्ट से कहाँ जाएगा? लंग्स पे। तो जब लंग्स वाला सर्कुलेशन होता है तो उसको हम बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन, और जब हार्ट से रेस्ट ऑफ द बॉडी पे जाता है तो उसको हम बोलते हैं सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। और इन्हीं 2 सर्कुलेशन की वजह से ह्यूमन बींग्स के अंदर कितने टाइप का सर्कुलेशन होता है? डबल सर्कुलेशन। यानी डबल सर्कुलेशन is a type of circulatory system where blood passes through the heart twice in one complete cycle। अब होगा क्या इसमें? द फर्स्ट सर्किट, ठीक है, जो पहला सर्किट था उसको क्या नाम था उसका? पल्मोनरी सर्कुलेशन इज नोन एज पल्मोनरी सर्कुलेशन, जिसमें पंप्स होगा ऑक्सीजनेटेड पंप्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट to the lungs for oxygenation, and the second circuit जिसको हम क्या बोलते हैं? सिस्टमैटिक सर्कुलेशन या फिर सिस्टेमिक सर्कुलेशन, जिसमें पंप्स the now oxygenated blood from the heart to the rest of the body। तो ये है हमारा पूरा डबल सर्कुलेशन। अब इसके सेकेंड पार्ट में पूछा गया है, व्हाई इज द सेपरेशन ऑफ द राइट साइड एंड द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट यूजफुल। क्यों राइट साइड और लेफ्ट साइड को सेपरेट किया गया है हार्ट के अंदर, और उसका क्या यूज है, एंड हाउ डज इट हेल्प्स बर्ड्स एंड मैमल्स, और ये किस तरीके से हेल्प करता है बर्ड्स और मैमल्स को। तो देखो, जो हमारा राइट साइड और लेफ्ट साइड है हार्ट का, उसको सेपरेट करने का रीजन ये है
कि जो हमारा लेफ्ट साइड ऑफ द ब्लड है वो कौन से ब्लड को कैरी करती है, ऑक्सीजनेटेड, और जो राइट साइड है वो हमारा डीऑक्सीजनेटेड। तो इसकी वजह से हमारा ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड अब ब्लड आपस में मिक्स ना हो जाए, इसी वजह से हमारा जो हार्ट है उसमें सेपरेशन प्रेजेंट होती है। अब बारी आई बर्ड्स की और मैमल्स की। तो जो बर्ड्स और मैमल्स हैं ये वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, इनको हाई एनर्जी की नीड होती है, यानी इनको कॉन्स्टेंटली एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है ताकि वो अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर सके। इसी वजह से इनमें ऑक्सीजन की सप्लाई को एफिशिएंट कंप्लीट करने के लिए इनकी भी बॉडी के अंदर डबल सर्कुलेशन प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसके बी पार्ट का आंसर, बिकॉज इट प्रिवेंट्स द मिक्सिंग ऑफ deoxygenated blood and oxygenated blood। अब ये जो है बर्ड्स और मैमल्स के लिए कैसे यूजफुल है उसको लिखेंगे, दिस इज important for birds and mammals which are warm blooded, which are warm blooded animals with high energy, जिनको हाई एनर्जी की नीड होती है। अब ये हाई एनर्जी की नीड के चक्कर में ही इनको कॉन्स्टेंटली एनर्जी को मेंटेन करना पड़ता है, दे कॉन्स्टेंटली रिक्वायर एनर्जी टू मेंटेन अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर and the efficient oxygen supply provided by double circulation is crucial for दिस प्रोसेस। इस वजह से इनमें डबल सर्कुलेशन का प्रोसेस कैसा होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला गया है, नेम द टाइप ऑफ ब्लड ऑक्सीजनेटेड या फिर डीऑक्सीजनेटेड ट्रांसपोर्ट बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग मेंशनिंग द पाथ। तो देखो यहाँ पे हमारा दे रखा है कि हमें बताना है इनमें वेना कावा से और पल्मोनरी आर्टरी से कौन से ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन होगा, ऑक्सीजनेटेड का या फिर डीऑक्सीजनेटेड का। तो देखो जो अगर हम बात करें फर्स्ट है हमारे पास इसमें वेना कावा। तो जो वेना कावा है वो क्या है, लार्ज वेन है, लार्जेस्ट वेन है जो कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से, फ्रॉम बॉडी टू हार्ट, बॉडी से लेके हार्ट तक, ये किसका काम है, वेना कावा का। और क्या करेगी, अपर बॉडी पार्ट तक ब्लड को लेकर के आएगी। तो ये हो गया वेना कावा में से कि कौन सा ब्लड जाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और नेक्स्ट है हमारे पास इसमें पल्मोनरी आर्टरी। ये आर्टरी क्या करेगी, ये पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगी, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगी। अब कहाँ से कहाँ तक जाएगी, तो ट्रांसपोर्ट करेगी ये ब्लड को राइट वेंट्रिकल से हार्ट ऑफ द लंग्स तक।
नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें बोला गया है फर्स्ट पार्ट में स्टेट द रोल ऑफ एटीपी इन द सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म के अंदर एटीपी का क्या रोल है हमें वो बताना है। तो देखो, जो हमारी एटीपी है, एटीपी की सबसे पहले हम फुल फॉर्म लिखेंगे, वो क्या है, एडिनोसिन एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट क्या है, ये है एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। ठीक है। अब ये प्रोड्यूस कब होगी, सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान। तो जब ये सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान प्रोड्यूस होगी, वो ब्रेक डाउन करेगी ग्लूकोज को और अदर न्यूट्रिएंट्स को। ठीक है। अब जो हमारी एनर्जी है, द एनर्जी stored in ATP is then used to power various cellular activities सच एज मसल कॉन्ट्रैक्शन। जो हमारी बॉडी के अंदर एक्टिविटीज होती हैं उसके लिए हमारी एटीपी का यूज होता है, जैसे मसल कॉन्ट्रैक्शन हो गया, नर्व इम्पल्स हो गया हमारा, ये सारे जो फंक्शन है वो किसकी वजह से होंगे, एटीपी की वजह से। सेकंड में हमसे पूछा गया इसमें, व्हाट इंश्योर्स सफिशिएंट एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस इन प्लांट्स। ठीक है, किसके थ्रू हमारा सफिशिएंट एक्सचेंज होता है गैसेस के प्लांट के अंदर, तो उसका आंसर है हमारा स्टोमेटा। ठीक है, स्टोमेटा क्या है, स्टोमेटा हमारे टिनी पोर्स होते हैं, टिनी पोर्स ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स, लीव्स की सरफेस पे जो हमारे प्रेजेंट होते हैं, और ये हमारा क्या करते हैं, प्लांट्स के अंदर एक्सचेंज करते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस सच एज कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। तो जो प्लांट्स में गैसेस का एक्सचेंज है वो किसके थ्रू हो रहा है, स्टोमेटा का थ्रू हो रहा है। और जो हमारी स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, वो किसके थ्रू रेगुलेट होती है, गार्ड सेल्स के थ्रू, आर रेगुलेटेड बाय गार्ड सेल्स। तो देखो, ये जो गार्ड सेल्स है वो ओपनिंग और क्लोजिंग करते हैं स्टोमेटा की, जिसके थ्रू जो भी हमारे प्लांट्स के अंदर गैसेस है उसका क्या होता है, एक्सचेंज होता है। अब थर्ड पार्ट में हमसे बोला गया है, स्टेट द कंडीशंस ऑन विच द डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस डिपेंड्स अपॉन। तो यहाँ पे हमें कंडीशंस बतानी है जिसके ऊपर हमारे जो प्लांट्स है उनके अंदर डिफ्यूजन होता है गैसेस का। तो देखो कौन कौन सी कंडीशंस है। फर्स्ट है हमारा इसमें कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या है, तो देखो जो हमारी डिफ्यूजन होती है गैसेस की प्लांट्स के अंदर, वो दो फैक्टर पे डिपेंड करती है। पहला है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, दूसरा है कि इन्वायरमेंट की क्या कंडीशन है। अब ये जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है उसमें जो हमारी गैसेस है वो कहाँ जाएंगी, डिफ्यूज करेंगी हायर रीजन टू लोअर रीजन, डिफ्यूज गैसेस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, जहां पे हमारी गैसेस का कंसंट्रेशन कम होगा वहां पे हाई अमाउंट के कंसंट्रेशन से गैस मूव करके लो अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन पे जाएगी। जैसे अगर हम डे की बात करें, इसमें हमारे पास दो कंडीशन है। डे में जो हमारा CO2 है उसको यूज करते हैं किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के फंक्शन को करने के लिए। और वहीं जो कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट है वो लीफ में क्या होती है, कम, इस वजह से हम उसको डिफ्यूज करते हैं। अब इसमें सेकेंड फैक्टर क्या है हमारा, इन्वायरमेंटल कंडीशंस।
इन्वायरमेंटल कंडीशंस क्या है? इन्वायरमेंटल कंडीशंस में फैक्टर्स डिपेंड करते हैं, जैसे फैक्टर्स लाइक लाइट, टेम्परेचर हो गया हमारा, ह्यूमिडिटी हो गई, ये सारे फैक्टर्स भी हमारे रिस्पॉन्सिबल हैं किसके लिए? गैसेस एक्सचेंज के लिए। साथ ही साथ यहाँ पे हमारा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी डिपेंड करता है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस हो गया, और ट्रांसपिरेशन हो गया जिसमें हमारा वाटर का लॉस होता है प्लांट्स के अंदर। ये सारे क्या करते हैं? अफेक्ट करते हैं प्लांट्स में, किसके लिए? गैसेस एक्सचेंज के लिए। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा ऑल्सो अफेक्ट, ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ये सब भी हमारे इस डिफ्यूजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मान लो डिफ्यूजन तो हो रहा है लेकिन जो हमारे स्टोमेटा है उसकी और ओपनिंग और क्लोजिंग नहीं हो रही है, तो उस कंडीशन में भी प्लांट्स के अंदर जो डिफ्यूजन है वो कम रेट से होगा। और अगर ओपनिंग और क्लोजिंग प्लांट के अंदर स्टोमेटा की बहुत अच्छी है, यानी गार्ड सेल्स सही से रेगुलेट कर रहे हैं ओपनिंग क्लोजिंग, तो उस कंडीशन में जो प्लांट्स के अंदर डिफ्यूजन है वो भी अच्छे तरीके से होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास। इन द ह्यूमन बॉडी द साइट ऑफ ऑब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड इज द स्मॉल इंटेस्टाइन। देखो ह्यूमन बॉडी के अंदर जो फूड की डाइजेशन का साइट है, जहाँ पे फूड हमारा एब्जॉर्ब होता है, वो क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन। अब इसमें पूछा गया है हाउ इज द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन कैरिड आउट एंड व्हाई इज द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड नेसेसरी। पहले हमें बताना है कि ये फूड का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, उसके बाद फूड का एब्जॉर्प्शन क्यों जरूरी है। तो देखो यहाँ पे हमारे पास जो ह्यूमन बॉडी है उसके अंदर फूड का जो डाइजेशन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा है। तो ये होता कैसे है एब्जॉर्प्शन का केस? देखो डाइजेशन के बाद जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है वो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करती है और कहाँ भेज देती है? ब्लड स्ट्रीम पे। अब जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके इनर सरफेस पे क्या प्रेजेंट है? विलाई। तो देखो यहाँ पे अगर हम लिखें प्रोसेस के बारे में, प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन, तो एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस में फर्स्ट क्या है ये कि जो हमारा डाइजेशन होगा उसके बाद आफ्टर डाइजेशन जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो फूड को एब्जॉर्ब करेगा। द स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब्स द न्यूट्रिएंट्स, एब्जॉर्ब्स द न्यूट्रिएंट्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम। कहाँ पे एब्जॉर्ब किया जाएगा? ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब किया जाएगा। अब जब वो ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब होगा तो ये हो कैसे रहा है? तो हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होती है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? विलाई। वो विलाई क्या करती है? इंक्रीज करती है सरफेस एरिया, किसके लिए? एब्जॉर्प्शन के लिए। अब जितनी ज्यादा नंबर ऑफ विलाईज प्रेजेंट होगी उतना ज्यादा एरिया बढ़ेगा और उतनी ही ज्यादा अमाउंट में हमारा फूड का एब्जॉर्प्शन होगा, ताकि उसमें से एब्जॉर्ब किए हुए न्यूट्रिएंट्स को हम कहाँ भेज सके? ब्लड स्ट्रीम में भेज सके। अब जो हर एक विलाई है उसके पास होती क्या है? हमारी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है, यानी ईच विलाई कंटेन्स टाइनी ब्लड वेसल्स, छोटी छोटी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। और कौन सी वेसल्स भी होंगी? लिम्फ वेसल्स। क्योंकि याद हो जब हम लिम्फ का फंक्शन पढ़ रहे थे तो लिम्फ में हमने देखा था कि फैट और जितने भी हमारे फैट सोल्यूबल न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारे ब्लड वेसल लिम्फ वेसल्स के थ्रू कहाँ जाते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन पे। अब यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स कौन से होंगे? तो हमारे जो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होते हैं वो जैसा हो गया हमारे इसमें अमाइनो एसिड, सिंपल शुगर, फैट्स, ब्लड, ये सब क्या होते हैं? यहाँ पे हमारे एब्जॉर्ब होंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब उसके बाद ये जो हमारा एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स है वो क्या होगा? ब्लड स्ट्रीम के थ्रू पूरे पूरे बॉडी पार्ट में जाएगा। अब हमें नेक्स्ट इसमें पूछा गया है कि क्यों ये हमारा एब्जॉर्प्शन जो है फूड का वो जरूरी है? क्योंकि डाइजेशन क्या करता है? डाइजेशन कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स को सिंपलर सॉल्युबल फॉर्म्स में चेंज करता है। लेकिन
एब्जॉर्प्शन के थ्रू क्या होता है, जो भी हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं वो ब्लड स्ट्रीम में एंटर करते हैं और वो लिम्फ के थ्रू हर एक बॉडी के सेल तक जाएंगे, जिससे वो जो हमारा न्यूट्रिएंट्स हर एक बॉडी के सेल तक पहुंचा है उससे एनर्जी प्रोवाइड होगी, जो हमारी बॉडी की ग्रोथ में हेल्प करेगा। बॉडी का अगर कोई भी सेल या टिश्यू में डैमेज होता है उसकी रिपेयरिंग के लिए और मेंटेनिंग के लिए बॉडी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट जो फंक्शंस है उसके लिए। तो यहाँ पे हमारा अगर ये पूछा जाए कि व्हाई इज एब्जॉर्प्शन नेसेसरी, तो देखो फर्स्ट इसमें क्या है, डाइजेशन क्या करता है, ब्रेक्स डाउन कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स इनटू सिंपलर सॉल्युबल फॉर्म्स। ठीक है, और दूसरी चीज एब्जॉर्प्शन की वजह से, एब्जॉर्प्शन allows these nutrients to enter the bloodstream and lymph to reach blood cells और बॉडी सेल्स। एंड लास्ट क्या था, इसकी वजह से क्या मिलेगी, एनर्जी। दिस प्रोवाइड एनर्जी हेल्प्स इन ग्रोथ, रिपेयर एंड मेंटेनिंग वाइटल बॉडी फंक्शंस। क्वेश्चन नंबर 18, कंप्लीट द फॉलोइंग फ्लो चार्ट एज पर द गिवन इंस्ट्रक्शन। देखो हमारे पास यहाँ पे क्या दे रखा है, एक फ्लो चार्ट गिवन है। इस फ्लो चार्ट में क्या बोला गया है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ स्टमक। जो हमारी गैस्ट्रिक ग्लैंड है वो स्टमक की वॉल पे प्रेजेंट होती है, जिसमें से क्या सीक्रेट होता है, ए बी सी। ठीक है, अब ये देखो ए बी सी है क्या, तो हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड से एक सीक्रेट होता है HCl, यानी ए हो गया हमारा इसमें हाइड्रो क्लोरिक एसिड, यानी ये हुआ HCl। बी गैस्ट्रिक ग्लैंड से हमारा म्यूकस भी सिक्रीट होता है, यानी बी हुआ हमारा इसमें म्यूकस। सी इसमें होगा हमारा पेप्सिन एंजाइम। अब इसमें ए यानी HCl का क्या फंक्शन है, तो जो हमारा इसमें HCl है उसका फंक्शन क्या है, ये क्या करेगा, डी वाले पोर्शन पे से लिखना है, ये करेगा क्रिएट्स एसिडिक मीडियम, क्रिएट्स एसिडिक मीडियम, जिससे क्या हो सके, टू एक्टिवेट पेप्सिन एंजाइम एंड किल्स बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया को क्या करेगा, किल करेगा। वहीं अगर हम ई की बात करें, ठीक है, ई क्या है, वो बी का फंक्शन है, तो ई का काम क्या होगा, ये प्रोटेक्ट करेगा स्टमक की लाइनिंग को, प्रोटेक्ट्स दी स्टमक लाइनिंग फ्रॉम द एक्शन ऑफ एसिड एंड एंजाइम्स। एंड एफ क्या है, वो है सी का फंक्शन, तो पेप्सिन का क्या काम है, पेप्सिन क्या करता है, सॉरी ये होगा हमारा पेप्सिनोजेन। ठीक है, पेप्सिनोजेन यानी इसका फंक्शन हुआ एक्टिवेटेड टू पेप्सिन, ये पेप्सिन को क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा, जो डाइजेस्ट करेगा प्रोटीन को।
तो ये है हमारा पूरा फ्लो चार्ट, जिसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड जो हमारे स्टमक के अंदर प्रेजेंट है, उसके अंदर क्या क्या सिक्रिएट होता है वो है, और उनके बाद उनके फंक्शंस। 19 क्वेश्चन में गिव रीजन के क्वेश्चन है हमारे पास इसमें, जिसमें फर्स्ट पार्ट में पूछा गया है ए में कि जो हमारे वेंट्रिकल्स हैं उनकी जो मस्कुलर वॉल्स हैं वो थिक होती है एज कंपेरिजन टू एट्रिया। क्यों? क्योंकि जो हमारे वेंट्रिकल्स हैं वो ब्लड को पंप आउट करते हैं हार्ट टू द लंग्स और रेस्ट ऑफ द बॉडी पे, जिसके लिए उन्हें ग्रेटर फोर्स और प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है। यानी इसका रीजन क्या है? बिकॉज दे हैव टू पंप blood out of the heart to the lungs and the rest of the body, which requires a much greater force and pressure। बी पार्ट में हमसे क्या पूछा गया है? द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट्स इज स्लो। जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है प्लांट में वो स्लो क्यों है? क्योंकि जो हमारे प्लांट्स हैं वो नॉन वेटाइल ऑर्गेनिज्म है, और इनके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स जो होती है वो रिलेटिवली लो होती है एज कंपैरिजन टू मोटाइल ऑर्गेनिज्म, यानी ह्यूमन बींग्स के कंपैरिजन में। ठीक है, अब देखो इसका रीजन क्या होगा? बिकॉज दे आर नॉन मोटाइल ऑर्गेनिज्म and their energy requirements are relatively low। ठीक है, अब इनके जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो बहुत लो है। इसी के साथ साथ जो प्लांट्स हैं उनके पास ट्रांसपोर्ट सिस्टम पाया जाता है, ट्रांसपोर्ट टिश्यू होते हैं, जैसे कि जाइलम हो गया और हमारा फ्लोएम हो गया। जाइलम का काम क्या होता है? वो वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है, और जो हमारा फ्लोएम है वो फूड के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। सिक्स पार्ट में हमसे पूछा गया है सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स डिफर्स फ्रॉम दैट इन टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स। जो एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स होते हैं उनके अंदर जो सर्कुलेशन होता है ब्लड का वो डिफरेंट होता है एज कंपैरिजन टू टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट। क्यों? क्योंकि जो हमारे एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं वो किस फॉर्म में लेते हैं? गिल्स के थ्रू ऑक्सीजन को लेते हैं, और साथ ही साथ इनके जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है वो भी क्या होते हैं? डिफरेंट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि द सर्कुलेशन ऑफ blood in aquatic vertebrates differs from that in terrestrial vertebrates because of their different respiratory organs and the medium from which they obtain oxygen। ठीक है, देखो जो हमारे एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है वो कौन से ऑर्गेनिज्म, जो हमारे एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है वो
हमारा लिक्विड ऑक्सीजन को वाटर सॉल्युबल फॉर्म में लेते हैं, ठीक है, लेकिन जो हमारे टेरेस्ट्रियल ऑर्बिटल्स और वर्टिब्रेट्स हैं उनके पास लंग्स वाला सिस्टम पाया जाता है। तो इसी वजह से जो एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स हैं और जो टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स हैं उनके अंदर ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो भी डिफर है, क्योंकि उनके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स भी डिफर है और उनका ऑक्सीजन को ऑब्टेन करने का मीडियम भी क्या है, अलग अलग। डी पार्ट में हमसे पूछा गया है ड्यूरिंग द डे टाइम water and minerals travel faster through the xylem as comparison to night। मतलब दिन के टाइम पे जो हमारा वाटर और मिनरल का ट्रेवलिंग होती है वो जाइलम के थ्रू तेज होती है एज कंपैरिजन टू नाइट। तो देखो जाइलम का मेन काम तो ये हो गया कि वो वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करेगा, लेकिन दिन के टाइम पे ज्यादा होती है। इसका रीजन ये है कि जो ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस होता है उसमें वाटर लॉस होता है लीव्स से, ठीक है। अब जैसे ही वाटर लॉस होगा लीफ से तो वहां पे एक फोर्स का जनरेशन होता है जिसको हम बोलते हैं सक्शन फोर्स, जो वाटर को और मिनरल्स को पुल करता है, खींचता है रूट से जाइलम के थ्रू। और इसी प्रोसेस के ज्यादा एक्टिव होने की वजह से दिन में जो हमारा स्टोमेटा है वो भी ज्यादा ओपन होता है फोटोसिंथेसिस में। तो यहाँ पे हम इनडायरेक्टली ये कह सकते हैं कि जो हमारा जाइलम है वो फास्टर इस वजह से होता है दिन में, क्योंकि दिन में हमारा ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस इंक्रीज होता है। जितना ज्यादा पानी अपने बॉडी से प्लांट बाहर को निकालेगा उसके लिए उसे उतना ज्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी और वो सक्शन फोर्स को जनरेट करेगा, जिससे वो वाटर को रूट से खींच करके प्लांट के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस को कंप्लीट करेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसका रीजन भी कि ड्यूरिंग द डे टाइम water and minerals travel faster through the xylem due to increased ट्रांसपीरेशन, ठीक है। अब ट्रांसपीरेशन है क्या, ट्रांसपीरेशन क्या है हमारा, ट्रांसपीरेशन इज द प्रोसेस ऑफ वाटर लॉस from the leaves which creates a suction force that pulls water and minerals up from the roots through the xylem। किसके थ्रू, xylem के थ्रू। And this process is more active during the day time when the stomata are open for फोटोसिंथेसिस। जैसे हमारा फोटोसिंथेसिस के लिए स्टोमेटा ओपन होगा उस कंडीशन में जो हमारा ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस है वो इंक्रीज हो जाएगा, जिसके थ्रू प्लांट के अंदर सक्शन फोर्स भी इंक्रीज होगा और जो हमारा वाटर और मिनरल है वो हम रूट से प्लांट के अपर पार्ट तक क्या करेंगे, फोर्स करके प्रेशराइज करके खींचेंगे। और इसी वजह से जो हमारा डे टाइम पे हमारा जाइलम के अंदर वाटर और मिनरल का जो ट्रेवल है वो फास्टर होता है। लास्ट है हमारे पास इसमें ई की वेन हैव वॉल्व्स वेयर एज आर्टरीज डू नॉट। जो हमारे वेन्स हैं उनके पास वॉल्व प्रेजेंट होते हैं लेकिन आर्टरीज के पास प्रेजेंट नहीं होते। इसका रीजन क्या है कि जो हमारा जो वेन्स है उसके पास वॉल्व होते हैं जिससे जो एंड आर्टरीज के पास नहीं होते। जो वेन वॉल्व है उसका मेन काम क्या है, प्रिवेंट करना बैक फ्लो को, प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड, ताकि हमारा ब्लड जो है वो दोबारा से अपने उसी डायरेक्शन पे बैक फ्लो ना हो सके। अब जो हमारा वेन्स होती हैं उनके अंदर हमारा ब्लड का जो प्रेशर होता है वो लो होता है एज कंपैरिजन टू आर्टरीज।
और जो हमारा ब्लड है वो फ्लो होता है ग्रेविटी के अगेंस्ट पे, स्पेशली इन द लिम्स। यह जो हमारा लोअर लिम्ब वाला रीजन होता है, यानी जिसमें हमारे पैर आते हैं, उसमें जो हमारा ब्लड का फ्लो है वो ग्रेविटी के अगेंस्ट होता है। अब जो वॉल्व है उसका काम क्या होता है, वो ब्लड को फ्लो करता है पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में टूवर्ड्स द हार्ट की तरफ, ठीक है। अब होगा क्या, आर्टरीज के अंदर तो हाई ब्लड प्रेशर है, मतलब उसके पास सफिशिएंट ब्लड प्रेशर है जिससे हमारा जो ब्लड है वो आसानी से पंप हो सके, इस वजह से उसको वॉल्व्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो यहाँ पे हम ई का आंसर क्या लिखेंगे कि द ब्लड प्रेशर इन वेन्स is much lower than in arteries, and blood often flows against especially in limbs. Valves ensure that blood flows in one direction back towards the back towards the heart, and arteries have high blood pressure which is sufficient to push blood away from the heart. So they do not require valves. इस वजह से उसे वॉल्व की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोला गया है, व्हाई इज न्यूट्रिशन नेसेसरी फॉर द ह्यूमन बॉडी। क्यों जो हमारा न्यूट्रिशन है वो ह्यूमन बॉडी के लिए नेसेसरी है, क्यों जरूरी है। तो देखो, न्यूट्रिशन के थ्रू होगा क्या, सबसे पहले हमारी जो न्यूट्रिशन है वो कई तरीके का होता है, लेकिन ह्यूमन बॉडी के अंदर होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है। लेकिन ह्यूमन बॉडी के लिए न्यूट्रिशन इस वजह से नेसेसरी है क्योंकि उससे हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, जिससे हम अपने टिश्यूज जो रिपेयर हुए हैं उनको बना सकते हैं, उनको रिपेयर कर सकते हैं और बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं। तो ए का आंसर क्या होगा, न्यूट्रिशन इज नेसेसरी, न्यूट्रिशन इज नेसेसरी फॉर द ह्यूमन बॉडी, फॉर द ह्यूमन बॉडी टू ऑब्टेन एनर्जी, build and repair tissues, and regulate bodily functions। ठीक है। बी पार्ट में बोला क्या क्या है, व्हाट कॉज दिस द मूवमेंट ऑफ फूड इनसाइड द एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल हमारे माउथ से स्टार्ट होती है, एनस पे फिनिश होती है। अब उस एलिमेंट्री कैनाल के अंदर कौन सी मूवमेंट होती है जिसकी वजह से जो हमारा फूड है वो इनसाइड द एलिमेंट्री कैनाल जाता है। तो उसके अंदर पाई जाती है हमारी पेरिस्टल्टिक मूवमेंट, यानी द मूवमेंट ऑफ फूड
inside the alimentary canal inside the alimentary canal is caused by peristalsis मूवमेंट। ठीक है, उस मूवमेंट का क्या नाम है? पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट है, जिससे हमारी एलिमेंट्री कैनाल कॉन्ट्रैक्ट होती है, रिलैक्स होती है और जो हमारा फूड है वो इनसाइड द एलिमेंट्री कैनाल मूव करता है। थर्ड है हमारे पास, इसमें सी वाले में पूछा गया है, व्हाई इज द स्मॉल इंटेस्टाइन इन हर्बीवोरस लॉन्गर देन इन कार्निवोरस? जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है वो हर्बीवोरस में लॉन्गर होती है, लंबी होती है एज कंपैरिजन टू कार्निवोरस। क्यों? क्योंकि जो हमारे हर्बीवोरस है वो क्या खाते हैं? प्लांट्स को खाते हैं और प्लांट्स के जो सेल वॉल है वो किससे मिलके बने होते हैं? सेल्यूलोज की। यानी जो प्लांट का मैटर है वो किसका होता है? सेल्यूलोज का होता है, और सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए ज्यादा टाइम की रिक्वायरमेंट होती है। इसी वजह से हमारे जो हर्बीवोरस है उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन लंबी होती है एज कंपेरिजन टू कार्निवोरस। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा, द स्मॉल इंटेस्टाइन इन हर्बीवोरस is longer than in carnivorous because herbivores need a longer time to digest the cellulose in plant matter। ठीक है, अब देखो ये जितने भी क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें के, क्योंकि ये एनसीईआरटी की छोटी छोटी लाइंस में से उठाया हुआ है। लास्ट है इसमें हमारे पास, व्हाट विल हैपन इफ म्यूकस इज नॉट सिक्रेटेड बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड? क्या होगा अगर हमारा म्यूकस जो है वो सिक्रेट नहीं होगा गैस्ट्रिक ग्लैंड से? तो देखो म्यूकस का मेन काम क्या था? वो हमारी स्टमक की इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट कर रहा था। अब अगर म्यूकस ही प्रेजेंट नहीं होगा तो क्या होगा? जो HCl सिक्रेट हो रहा है गैस्ट्रिक ग्लैंड से उसकी वजह से जो स्टमक की इनर लाइनिंग है वो क्या हो जाएगी? डैमेज हो जाएगी। यानी इफ म्यूकस इज नॉट सिक्रेटेड बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड, अगर गैस्ट्रिक ग्लैंड से हमारा म्यूकस सिक्रेट नहीं होगा तो द स्टमक लाइनिंग द स्टमक लाइनिंग विल बी डैमेज्ड बाय द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। वो कौन से एसिड? हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से क्या हो जाएगी? डैमेज हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राइट टू डिफरेंट वेज इन विच ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज टू प्रोवाइड एनर्जी इन द ह्यूमन बॉडी, राइट द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड इन ईच केस। हमें दो डिफरेंट वेज बताने हैं जिसमें हमारा जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीडाइज होता है और हमें एनर्जी प्रोवाइड होती है। किसके अंदर? ह्यूमन बॉडी के अंदर। और हमें उनके अंदर जो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी वो भी बताना है। तो देखो, जो हमारा ऑक्सीडाइज होता है ग्लूकोज, उसके दो मेथड है, दो तरीके से होता है। एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू, यानी डिफरेंट वेज कौन से हैं? फर्स्ट है हमारा इसमें एरोबिक रेस्पिरेशन और सेकंड है हमारा इसमें एन एरोबिक रेस्पिरेशन। अब एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में डिफरेंस क्या है? कि जो हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है और जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है वो ऑक्सीजन की एब्सेंस पे होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन की। अब एरोबिक रेस्पिरेशन
प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होगा, यानी जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी उस कंडीशन में होगा। दूसरा, इसमें जो हमारा ग्लूकोज होता है उसका कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और हमारे पास प्रोडक्ट में क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, किस फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म में। यानी जो हमारा ग्लूकोज है C6H12O6, ये क्या हुआ, ग्लूकोज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होगा, इसका ब्रेक डाउन होगा, जिससे मिलेगा हमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और साथ में एनर्जी। अब ये एनर्जी किस फॉर्म में होगी, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक है, अब अगर हम इस रिएक्शन को देखें तो ये हमारी जो रिएक्शन बैलेंस की जाएगी, तो यहाँ पे कार्बन हमारे 6 है तो हो जाएगा 6CO2, हाइड्रोजन हमारे यहाँ पे 12 है तो हो जाएगा 6H2O। अब इसी तरीके से हम बात करते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन की। एनएरोबिक रेस्पिरेशन, तो जो हमारा एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है वो ऑक्सीजन की किस में होगा, एब्सेंस में होगा, यानी इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की केस में जब होगा, इसमें हमारे पास एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के साथ साथ इसमें एक हमारे पास और है, वो है लैक ऑफ ऑक्सीजन का केस। लैक ऑफ ऑक्सीजन के केस में हमारे लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन होती है। लेकिन देखो, ये जो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है ये ह्यूमन बॉडी के अंदर नहीं होता, ये होता है हमारा ईस्ट के अंदर। इस वजह से हम इस वाले कंडीशन को ना पढ़ के कौन सा पढ़ेंगे, लैक ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि हमें यहाँ पे ह्यूमन बॉडी का केस दे रखा है। तो जब हमारा लैक ऑफ ऑक्सीजन का केस होता है उसमें हमारा ग्लूकोज कंप्लीटली ब्रेक डाउन नहीं हो पाता, और कंप्लीट ब्रेक डाउन ना होने की वजह से वहां पे लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन होती है और साथ ही साथ एनर्जी की भी फॉर्मेशन होगी। यानी जो हमारा C6H12O6 है उसका ब्रेक डाउन होगा और हमारा यहाँ पे लैक्टिक एसिड बनेगा, और लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला होता है हमारा C3H6O3, और साथ में हमारी किसकी भी फॉर्मेशन होगी, एनर्जी की फॉर्मेशन भी होगी। और अगर हम इस रिएक्शन को बैलेंस करें तो हो जाएगा ट्वाइस ऑफ C3H6O3। तो ये होता है हमारा ह्यूमन बॉडी के अंदर दो डिफरेंट वेज, जिसमें हमारा ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होके एनर्जी प्रोवाइड करता है, और दोनों में हमारे जो प्रोडक्ट है वो भी क्या है, डिफरेंट डिफरेंट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22 में, लिस्ट इन टेबुलर फॉर्म टू डिफरेंशिएटिंग फीचर्स बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। हमें जाइलम और फ्लोएम के बीच में क्या बताना है, डिफरेंस बताना है। ठीक है, तो इसका ए पार्ट, तो जाइलम और फ्लोएम में डिफरेंस क्या है, पहला डिफरेंस ये है कि जाइलम क्या करता है, वो ट्रांसपोर्ट करता है वाटर एंड मिनरल्स का, ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स। डायरेक्शन क्या है, फ्रॉम द रूट्स, कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम द रूट्स टू द रेस्ट ऑफ द प्लांट, बचे हुए प्लांट के सारे पार्ट तक। वहीं जो हमारा फ्लोएम है वो फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, यानी ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम, अब इसकी लोकेशन क्या है, लीव्स से लेके लीव्स टू द रेस्ट ऑफ द प्लांट पे। सेकेंड डिफरेंस ये है कि जो हमारा फ्लोएम होता है वो यूनी डायरेक्शनल होता है, यानी एक ही डायरेक्शन में होगा, और वो यूनी डायरेक्शन कौन सी है, अपवर्ड। ठीक है, और जो हमारा फ्लोएम है वो बाय डायरेक्शनल होता है, यानी इसमें जो हमारी मूवमेंट होगी फूड की वो अपवर्ड भी होगी और डाउनवर्ड भी। ठीक है, अब
हमें बोला गया है राइट टू एडवांटेजेस ऑफ ट्रांसपिरेशन इन प्लांट्स, हमें दो एडवांटेज बताने हैं। पूरा ही रब हो गया। जाइलम और फ्लोएम। क्या क्या डिफरेंस थे? पहला ये था जाइलम ट्रांसपोर्ट कर रहा था, ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स टू द रेस्ट ऑफ द प्लांट पे। और ये क्या था? यूनिडायरेक्शनल भी था, यानी सिर्फ अपवर्ड डायरेक्शन में हमारी मूवमेंट होगी। वहीं जो हमारा फ्लोएम था वो ट्रांसपोर्ट करता है फूड को, ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम द लीव्स टू द रेस्ट ऑफ द प्लांट पे। और इसकी जो डायरेक्शन है वो क्या है? बाई डायरेक्शनल, यानी ये अपवर्ड भी मूव करेगा एंड डाउनवर्ड भी। बी पार्ट में हमसे बोला गया है राइट टू एडवांटेजेस ऑफ ट्रांसपिरेशन इन प्लांट्स, दो एडवांटेजेस बताने हैं प्लांट्स के अंदर जो ट्रांसपिरेशन होता है उसकी वजह से। तो देखो, जब ट्रांसपिरेशन होता है तो प्लांट्स के अंदर एक सक्शन फोर्स जनरेट होता है जो प्लांट में वाटर को पुल करता है और जो मिनरल्स है उसको पुल करता है रूट से लेके लीव्स तक। यानी पहला एडवांटेज तो उसका क्या हो गया? ट्रांसपिरेशन पुल, ट्रांसपिरेशन पुल। यहाँ पे हम लिखेंगे ट्रांसपिरेशन creates a suction force that pulls water and dissolved minerals from the roots up to the leaves। दूसरा क्या है हमारा एडवांटेज? इसमें सेकंड एडवांटेज है कि हमारा कूलिंग इफेक्ट भी शो होता है ट्रांसपिरेशन की वजह से। ठीक है, क्यों? क्योंकि प्लांट अपने सरफेस से क्या करता है? वाटर को लॉस करता है, यानी वाटर का इवेपोरेशन होगा। द इवेपोरेशन ऑफ वाटर from the plant surface, from the plant's surface helps to cool the plant, protecting it from heat damage। किससे प्रोटेक्ट करता है उसे? हीट डैमेज से भी प्रोटेक्ट करेगा। क्वेश्चन नंबर 23 में बोला गया है राइट थ्री टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स, गिव वन इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ ईच। हमें थ्री टाइप की जो ब्लड वेसल्स है उनके बारे में बताना है और उनका एक एक इम्पोर्टेंट फीचर को भी लिखना है। तो देखो, जो हमारी ब्लड वेसल्स है थ्री टाइप्स की कौन कौन सी है? पहली है आर्टरी, दूसरी वेन और तीसरी कैपिलरी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे आर्टरीज की। तो आर्टरीज का काम क्या है? ये कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ से कहाँ तक? अवे फ्रॉम दी हार्ट, अवे फ्रॉम दी हार्ट टू दी
रेस्ट ऑफ द बॉडी, बॉडी जितनी भी हमारी रेस्ट ऑफ द बॉडी है वहां तक आर्टरीज का काम क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना। सेकंड है हमारे पास इसमें वेन्स, वेन्स का काम होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना, कैरी डीऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी बैक टू दी हार्ट पे, ठीक है। बॉडी से हार्ट तक ब्लड को लेकर के भी आने का काम किसका है, वेन्स का। अब हमारे पास इसमें लास्ट है एक कैपिलरीज। तो कैपिलरीज क्या होती है, सबसे छोटी हमारी ब्लड वेसल्स होती है जिनकी जो वॉल्स है वो इतनी थिक होती है जितनी हमारी एक सेल की थिकनेस होती है, और ये हमारी बॉडी के अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो गया, न्यूट्रिएंट्स हो गया, जो भी वेस्ट होता है ब्लड और टिश्यूज के बीच में उसमें हेल्प करेगी। यानी दीज आर दी, तो कैपिलरीज क्या है, कैपिलरीज हमारी स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स है जिसकी जो वॉल है वो एक सेल की थिकनेस के बराबर थिक होती है, जो अलाउ करती है गैसेस को एक्सचेंज करने के लिए, न्यूट्रिएंट्स एक्सचेंज, और जो भी वेस्ट है वो ब्लड और टिश्यूज के बीच में एक्सचेंज करने में हेल्प करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज ऑब्जर्व्ड इन, एमसीक्यू का क्वेश्चन है कि जो हमारा पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो किसके अंदर देखने को मिलता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है हमारा इसमें, कसकटा। कसकटा क्या है, कसकटा एक हमारा डॉडर है, ठीक है। मतलब ये एक ऐसा प्लांट है, पैरासिटिक प्लांट है जिसके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता और वो फोटोसिंथेसिस के फंक्शन को परफॉर्म नहीं कर पाता। इस वजह से वो न्यूट्रिएंट्स को लेने के लिए एक होस्ट प्लांट से अटैच होता है, उसमें से वाटर को एब्जॉर्ब करेगा और क्या करेगा, अपने न्यूट्रिएंट्स को कंप्लीट करेगा। नेक्स्ट है हमारे पास द प्रोसेस इन विच लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स टेक प्लेस इज एक्स। तो देखो यहाँ पे बताया गया है कि वो प्रोसेस जिससे प्लांट अपने एरियल पार्ट से वाटर को लॉस करते हैं वेपर फॉर्म से, उसे हम क्या बोल रहे हैं, एक्स। यानी ये कौन सा प्रोसेस हुआ, ये जो हमारा एक्स यहाँ पे मेंशन है वो किस प्रोसेस के बारे में बताया जा रहा है, ट्रांसपीरेशन के बारे में। अब विच हेल्प्स इन वाई हेयर एक्स एंड वाई, देखो जो हमारा एक्स और वाई है, ट्रांसपीरेशन की मदद से क्या होता है, जो हमारा प्लांट है वो अपने एरियल पार्ट से वाटर वेपर की फॉर्म में वाटर को लॉस करके अपने प्लांट पार्ट का क्या करता है, टेम्परेचर को मेंटेन करता है। यानी ये जो वाई है ये क्या हुआ हमारा इसमें, टेम्परेचर रेगुलेशन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पर हुआ हमारा आज का ये लेक्चर फिनिश, जिसमें हमने लाइफ प्रोसेसेस के जितने भी टॉप 25 PYQ रिपीटेड थे उसके बारे में डिस्कस किया। अब अगर हम यहाँ पे अपने पूरे इस लेक्चर के बाद समराइज करें कि कौन कौन से टॉपिक हमारे ज्यादा बार रिपीट हुए हैं, तो देखो इसमें से जो हमारा न्यूट्रिशन वाला पार्ट है कि कौन कौन से मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं, सैप्रोट्रॉपिक, पैरासाइटिक, होलोजोइक, ये न्यूट्रिशन से एमसीक्यू रिलेटेड क्वेश्चन आता है। फोटोसिंथेसिस में होने वाले इवेंट्स बाय सीक्वेंस याद होने चाहिए विथ इक्वेशन। एंड नेक्स्ट आता है हमारा उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली उसमें एंजाइम और स्मॉल इंटेस्टाइन वाला पार्ट। और एक क्वेश्चन इसमें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो हमारे हर्बीवोरस है उनकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो लॉन्गर क्यों होती है एज कंपैरिजन टू कार्निवोरस।
नेक्स्ट फिर आता है हमारा इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमारा एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एनारोबिक ह्यूमन बॉडी के अकॉर्डिंग भी और हमारा ईस्ट सेल के अकॉर्डिंग भी। सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारा डबल सर्कुलेशन वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल हो या लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल हो वो ब्लड को रिसीव करते हैं, कौन सा ब्लड किस वाले चैम्बर से होते हुए जाएगा, ये पूरा पाथवे हमें याद होना चाहिए। आर्टरीज वेन्स और कैपिलरीज के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए। उसके बाद था हमारा उसमें लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर हमें लिम्फ का फंक्शन पता होना चाहिए, उसका दूसरा नाम क्या है। जैसे दूसरा नाम क्या आता है, टिश्यू फ्लूइड और इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इसी तरीके से लास्ट हमारे पास बचता है इसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम में ह्यूमन बॉडी के अंदर किस तरीके से एक्सक्रीशन होता है, नेफ्रॉन का क्या रोल है, उसमें ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन क्या होता है, ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। साथ ही साथ प्लांट्स के अंदर एक्सक्रीशन के कौन कौन से तरीके हैं, ट्रांसपिरेशन जैसे हमने पढ़ा था, शेडिंग ऑफ लीव्स पढ़ा था, इन सारे प्रोसेस को और इन सारे एग्जाम्पल्स को हमें यहाँ पे याद रखना है। तो बायो का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है क्लास 10th का लाइफ प्रोसेस, वो तो यहाँ पर फिनिश होता है। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के जितने भी टॉप 25 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, रिपीटेड 5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, उनको भी सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम करेंगे अपने बायो का चैप्टर नंबर 2 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन।